हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कंट्रोलर में। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 विद न्यूमेरिकल्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखो, अब तक हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 हमने पढ़ा यूनिट एंड मेजरमेंट, 3 हमने पढ़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और 4 हमने पढ़ लिया मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 2, 3 और 4 विद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। तो आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 5 एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ाई कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो देखो, गति के नियमों को समझने से पहले सबसे पहला टॉपिक आज मैं ले रहा हूं फोर्स एंड इनर्शिया, यानी बल तथा जड़त्व। इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। गति के नियम पढ़ने से पहले, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे बल तथा जड़त्व के बारे में। तो पहले मैं ले रहा हूं फोर्स क्या होता है, व्हाट इज बल, फोर्स। बल क्या होता है, बल, फोर्स क्या होता है? तो बताओ बच्चों, बल क्या है? तो कभी आपने भी फोर्स लगाया होगा या फोर्स लगाते ही हो। आप जो भी कार्य करते हो, जो भी आप पूरे रूटीन में, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में आप जो काम कर रहे हो, वो फोर्स से ही कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी एक्सरसाइज आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप फोर्स ही लगाते रहते हो। उसी से क्या होता है, कार्य होता है, उसी से आपको थकान होती है। तो बल क्या है, फोर्स क्या है? कि बल एक ऐसा कारक है, बल क्या है, एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। जैसे मान लो कोई टेबल आपके पास है, ये मान लो कोई टेबल आपके पास है सपोज कर, तो आप इसे धक्का दे रहे हो, ये इसको खींच रहे हो, तो इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये पहले जहां पर थी, मान लो पहले ए बी पोजीशन पे थी, आपने इसको धक्का दिया, अब यहां पे आ गई, ए डैश बी डैश पे आ गई। ये आपने खींचा तो ए डैश बी डैश पे, ए डबल डैश बी डबल डैश पे आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु पर आपने बल लगाया, एक ऐसा फैक्टर है बल जो वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अगर इस बात को हम लेके चलें तो सपोज करो आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, या किसी पेड़ है, बड़ा पेड़ है कोई हमारे पास गार्डन में, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा? तो आप कहोगे सर उसकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दीवार को अपने हाथ से आप नहीं सरका सकते, पेड़ को अपने हाथ से आप नहीं सरका सकते, तो बल तो हमने तब भी लगाया है। तो आवश्यक नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्य ही हो, और वर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फोर्स तो है। तो हम क्या बोल सकते हैं फिर कि बल एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल। अब स्थिति का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु क्या है, स्थिर, यानी विराम अवस्था में है,
कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो हमने बल लगाया और वस्तु क्या हो गई? गतिशील अवस्था में हो गई। हमने फोर्स लगाया और वस्तु कैसी हो गई? गतिशील अवस्था में हो गई। कोई वस्तु स्थिर है, विराम अवस्था में है, हमने फोर्स लगाया, हमने बल लगाया, तो वस्तु क्या हो गई? गतिशील अवस्था में आ गई। कोई गतिशील वस्तु थी, आपने फोर्स लगाया, वस्तु स्थिर अवस्था में आ गई। अधिवासन में तो बल का मतलब क्या हुआ? हम स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो वस्तु की दो ही तरह की पोजीशन होती है, या तो वो स्थिर होगा या फिर वो क्या होगा? गतिशील होगा। अब मान लो वो गतिशील है, आपने उसे डायरेक्शन चेंज कर दी, तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपने दिशा में परिवर्तन कर दिया। तो चलो मैं बल की परिभाषा लिख दूं पहले। देखिए, तो बल की हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन कि बल एक ऐसा कारक है बल क्या है? एक ऐसा कारक है जो एक ऐसा फैक्टर है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। बल एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्थिति वास्तव में बदल जाए, लेकिन अब बल तो लगा ही दे। तो बल एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है, फोर्स आप लगा रहे हो, बहुत तैयारी कर रहे हो, आप नीट, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो अब जरूरत होना कि सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेहनत तो सबने करी है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। करने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसे हमने क्या बोल दिया? बल। तो ये बल की सिंपल डेफिनेशन है कि बल एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल और क्या लिख सकते हैं हम कि बल क्या करता है भाई? किसी भी वस्तु को विराम अवस्था है तो उसे गतिशील अवस्था में ला सकता है, विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में, या फिर गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में लाने का प्रयास करता है या करता है, लाता है। ठीक है, और देखिए, अब बच्चों हमने किसी वस्तु पे फोर्स लगाया, तो अब डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कैसे लगाया है, किस दिशा में लगाया है, तो उसका पथ कैसा होगा। तो और बातें देखिए, देखो बल के बारे में। मान लो ये कोई वस्तु मेरे पास है, ये एक सरल रेखा इस तरह मानो कोई वस्तु हमारे पास है और ये सरल रेखा में गतिशील है, v वेग से ये गतिशील है, ये हमारा समतल हो गया। अब आपने क्या करा? वस्तु के विस्थापन की दिशा में फोर्स लगा दिया। बल को हम कैसे शो करेंगे? कैपिटल F से। कोई वस्तु सरल रेखा में गतिशील थी, तो आपने उसकी गति की दिशा में बल लगाया F परिमाण का, तो वस्तु सरल रेखीय पथ पर ही गति करेगी। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? देखो यहां लिख देता हूं मैं, यदि नियत वेग से गतिशील यदि नियत वेग से गतिशील किसी वस्तु की गति की दिशा में ही, जिस दिशा में वो गतिशील है, यदि नियत वेग से गतिशील किसी वस्तु की गति की दिशा में ही, किसी वस्तु की गति की दिशा में ही बल आरोपित किया जाता है, बल आरोपित किया जाता है, आगे बात समझ में। यदि नियत वेग से गतिशील कोई वस्तु है, वो नियत वेग से गतिशील है, अब उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसी दिशा में धक्का दे रहे हैं,
तो बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है। वस्तु कौन से पथ पर गति करेगी? सरल रेखीय पथ पर गति करती है। ठीक है भाई, वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है कब? जब फोर्स हमने उसकी गति की दिशा में लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब मान लो हमने क्या करा, सपोज करो कोई वस्तु गतिशील है, इस तरह गतिशील है मान लो v वेग से, और हमने इसके लंबवत दिशा में फोर्स लगा दिया। प्रारंभिक वेग, ये सिर्फ प्रारंभिक वेग है और हमने इसके लंबवत दिशा में फोर्स लगाया, ये गति की दिशा थी इसकी। तो बच्चों अब इसका पथ सरल रेखीय ना होके परवलयाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? परवलयाकार पथ, पैराबोलिक, परवलयाकार पथ कैसा हो जाता है? परवलयाकार। तो अगर हमने किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग की दिशा में, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत दिशा में बल लगाया तो वस्तु अब सरल रेखीय पथ में गति नहीं करती, वस्तु परवलयाकार पथ में गति करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो नेक्स्ट पॉइंट, कि यदि वस्तु के प्रारंभिक वेग, ठीक है, t बराबर 0 पर वेग, यदि वस्तु के प्रारंभिक वेग की लंबवत दिशा में बल आरोपित किया जाता है, यदि वस्तु के प्रारंभिक वेग की लंबवत दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु कौन से पथ पे गति करती है भाई? परवलयाकार पथ पे गति करेगी। तो वस्तु पैराबोलिक, परवलयाकार, क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। तो वस्तु परवलयाकार पथ में गति करती है। वस्तु कौन से पथ में गति करती है? परवलयाकार। समझ गए? यहां तो हमने क्या सीखा था कि अगर वस्तु की दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो, जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसी दिशा में फोर्स लगा रहे हो, तो पथ कैसा होगा भाई? पथ होगा सरल रेखीय, स्ट्रेट लाइन। पथ कैसा होगा? सरल रेखीय। लेकिन अगर आपने लंबवत दिशा में फोर्स लगाया, प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा में, प्रारंभिक वेग के लंबवत है, आगे लंबवत नहीं है, प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा में फोर्स लगाया तो वस्तु कौन से पथ में गति करेगी? परवलयाकार पथ में गति करेगी। और एक पॉइंट इसमें और देखिए हम, कि अगर गति की दिशा के लंबवत दिशा में फोर्स लगे, मतलब हर क्षण फोर्स लंबवत हो, तो तीसरा इसमें मैं डायग्राम ले रहा हूं। तो बच्चों वस्तु गति करती है वृत्ताकार पथ में, ठीक है। तो यहां हर बार फोर्स, मान लो इस तरह जो गति की दिशा के सदैव लंबवत दिशा में फोर्स लग रहा है, तो ये मान लो वेग की दिशा है v, ये v की डायरेक्शन हो गई, ये v की डायरेक्शन हो गई, और यहां फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? f, नियत परिमाण का बल लग रहा है f। तो पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। यहां तो क्या था? इन दोनों में क्या अंतर है? यहां तो केवल प्रारंभिक वेग के लंबवत था फोर्स, प्रारंभिक जब गति शुरू हुई थी उस समय अपने लंबवत दिशा में फोर्स लगाया। यहां हर क्षण पूरी गति के दौरान जो फोर्स है, जो बल है, वो कैसा लग रहा है? लंबवत दिशा में लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नियत परिमाण का बल, यदि नियत परिमाण का बल वस्तु की गति के लंबवत दिशा में, वस्तु की गति के लंबवत दिशा में आरोपित होता है
ठीक है, हर बार, हर क्षण, हर बिंदु पर लंबवत दिशा में आरोपित होता है, तो गति का जो पथ है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, तो गति का पथ वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। गति का पथ कैसा होता है बच्चों? वृत्ताकार होता है। समझ गए? तो यहां तो क्या था, प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा में फोर्स लग रहा था, तो पथ कैसा हो गया? परवलयकार। इस वाले कंडीशन में जो फोर्स है वो हर क्षण लंबवत लगेगा, तो पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। तो ये बात थी हमारी बल की। ठीक है, तो बल क्या होता है? जो वस्तु की स्थिति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, या परिवर्तन करने का प्रयास करें। कोई वस्तु स्थिर है, उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। कोई वस्तु गतिशील है, उसे स्थिर अवस्था में लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही है, उसकी दिशा को बदलने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ता है। तो जो भी परिवर्तन का कारण है वो क्या है? बल। बल एक प्रभाव है गति का। ओके, अब सपोज करो किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, लेकिन वस्तु विराम अवस्था में है, तो उन्हें बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। तो उसको भी देखिए अपन। देखिए, अगर मैं संतुलित बलों की बात करूं, देखिए, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, ठीक है, एक से ज्यादा ले रहे हैं, दो या दो से अधिक, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल क्रियारत है, लेकिन जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, लेकिन वस्तु विराम अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, तो इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो इन बलों को क्या बोलते हैं? संतुलित बल कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई पिंड हमने लिया, आप इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन बल जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? जीरो। तो वस्तु कैसी होगी भाई? विरामावस्था में। वस्तु कैसी होगी? विरामावस्था में। परिणामी बल जीरो है, तो वस्तु कैसी होगी? विरामावस्था में होगी। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल क्रियारत है, लेकिन वस्तु विरामावस्था में है, तो इन बलों को क्या बोलते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इस स्थिति में जो परिणामी बल है, इस स्थिति में परिणामी बल क्या होता है भाई? शून्य होता है। इस स्थिति में परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर? तो अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हो और वस्तु विराम अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो इन बलों को हम बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल, इक्विवेलेंस फोर्स। और इस स्थिति में परिणामी बल क्या होता है? जीरो। लेकिन अगर मान लो बल, नेट बल जीरो नहीं है, बहुत ज्यादा बल लग रहे हैं, इसी में अगर मैं आगे बात करूं कि यदि परिणामी बल शून्य नहीं हो, यदि परिणामी बल शून्य नहीं हो, तो इन बलों को आप क्या बोलोगे? अब संतुलित तो नहीं होंगे, तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं।
क्या कहते हैं इनको भाई? असंतुलित बल, नॉन इक्विवेलेंट। यदि परिणामी बल शून्य नहीं हो तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है। तथा वस्तु जो है, तथा वस्तु परिणामी बल, वस्तु ध्यान रखना, वस्तु हमेशा परिणामी बल की दिशा में गति करेगी, तथा वस्तु परिणामी बल की दिशा में गति करती है। यदि परिणामी बल शून्य नहीं हो तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। और वस्तु हमेशा कौन सी दिशा में गति करती है? परिणामी बल की दिशा में गति करती है। ठीक है। अब आगे हम बात करें कि एक अनुभव के आधार पे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए क्या उसको छूना जरूरी है, क्या संपर्क होना जरूरी है? तो जैसे आप कहोगे कि सर अगर हमें किसी मेज को खींचना है, हमें गेट को खोलना है, हमें ब्रश करना है, तो हमें बल लगाना पड़ेगा, यानी वहां कांटेक्ट होता है, ये संपर्क बल कहलाते हैं। लेकिन कुछ बल ऐसे भी हैं जो केवल डिस्टेंस पर ही काम कर लेते हैं, यानी उन्हें छूने की जरूरत नहीं होती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मानो मार्कर है और पृथ्वी के आप गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी तो पृथ्वी से छू रही है क्या? नहीं छू रही। कहां जा रहा है? पृथ्वी की ओर जा रहा है, फोर्स लग रहा है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बल लगाने के लिए संपर्क होना जरूरी नहीं है। तो जहां संपर्क है वो संपर्क बल कहलाता है। तो इन्हें बोल सकते हैं अनुभव के आधार पर बल, अनुभव के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर हम बोल सकते हैं कि एक तो होता है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो संपर्क बल में क्या होता है कि वस्तु को छूना पड़ता है, वस्तु से संपर्क करना पड़ता है, इसमें वस्तु से संपर्क होता है। संपर्क बल में क्या होगा? वस्तु से संपर्क होता है। जैसे किसी मेज को खींचना, या धक्का देना, किसी मेज को खींचना या धक्का देना। और एक दूरी पर आधारित बल होता है, जहां संपर्क की आवश्यकता ही नहीं है, दूरी पर आधारित फोर्स, दूरी पर आधारित बल, दूरी पर आधारित बल। तो दूरी पर आधारित जो बल है वहां संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां संपर्क नहीं होता है, ये दूरी पर कार्य करते हैं, दूरी पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं भाई? दूरी पर कार्य करते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल आदि। तो हमने देखा कि बल लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जहां हमें कांटेक्ट करना पड़ता है उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जहां कांटेक्ट नहीं होता है उन्हें बोलते हैं दूरी पर आधारित बल, फोर्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये बल की बात हमने करी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में। तो बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स वंस अगेन।